हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लीगल विद अमनदीप। कल हमने सेक्शन 14 तक कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 15 से। सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। हमने स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट्स देख लिए थे कि वो एमरजेंसी में अपॉइंट होते हैं। सेम सिनेरियो यहाँ पर है कि हम एमरजेंसी के केसेस में ही, एमरजेंसी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी नहीं है, जनरल एमरजेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हम कब अपॉइंट करेंगे? सो इट सेज द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट फॉर सच टर्म एज इट मे थिंक फिट। तो देखो, अपॉइंट कौन कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और इक्विवेलेंट टू बी नोन एज स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। तो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हम किस किस को अपॉइंट कर सकते हैं? फर्स्टली, either that person should be executive magistrate or any person equivalent or not below the rank of superintendent of police means SP। ठीक है, तो कौन अपॉइंट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। किसको अपॉइंट करेगी? या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या फिर SP और उसके इक्विवेलेंट रैंक के आदमी को। ठीक है, इक्विवेलेंट मीन्स सेम रैंक। तो उसको क्या अपॉइंट करेंगे? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फॉर पर्टिकुलर एरिया और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर फंक्शंस। तो किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए कर देंगे या फिर किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए करेंगे। एंड कन्फर ऑन सच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सच ऑफ द पावर्स एज आर कन्फरेबल अंडर द संहिता ऑन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। तो उसके ऊपर फिर हम कन्फर कर देंगे पावर्स जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऊपर हमने इस संहिता में कन्फर करी हुई हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये मोस्टली इलेक्शंस वगैरह के केसेस में होता है कि जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और स्टाफ बिज़ी है या उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, तो हम स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट करेगी लेकिन यहाँ पर। और जो हमारे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स थे अंडर सेक्शन 11, वहाँ पर कौन कर रही थी? हाई कोर्ट। तो ये ध्यान रखना है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के केसेस में हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर्स है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के केस में स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स है। नेक्स्ट सेक्शन टॉक्स अबाउट लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। तो सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरियाज within which the executive magistrates may exercise all or any of the powers with which they may be invested under the संहिता। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो लोकल लिमिट्स डिसाइड करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की, बट दैट विल बी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इन लोकल लिमिट्स को चेंज कर सकती है। सब क्लोज 2 says, except as otherwise provided by such definition, the jurisdiction and powers of every such magistrate shall extend throughout the district। ठीक है, तो अगर डिफाइन नहीं करी हुई तो हर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो लिमिट्स हैं वो जिस डिस्ट्रिक्ट में वो अपॉइंट है तो होल डिस्ट्रिक्ट उनकी जुरिस्डिक्शन में फॉल कर जाएगी। ठीक है, अगर डिफाइंड है किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए तो फिर उस पर्टिकुलर एरिया तक ही रहेगी। अब उसके बाद सेक्शन 17 सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। तो जैसे हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की सबऑर्डिनेशन देखी थी कि सबसे ऊपर सेशन जज होंगे, सेशन जज से नीचे हमारे CGM होंगे, CGM से नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होंगे, तो इसी तरह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की भी सबऑर्डिनेशन है। तो देख लेते हैं। द ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एवरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अदर देन द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट exercising powers in a subdivision shall also be subordinate to the subdivisional magistrate subject to the general control of the district magistrate। तो मतलब सबसे ऊपर होंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके नीचे होंगे SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और उनके नीचे होंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। Subsection 2 says the district magistrate may from time to time make rules or give special orders consistent with this sanhita as to the distribution or allocation of business among the executive magistrates subordinate to him। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं वो उसके जो सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं उनको वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के केस में ये काम कर रहे थे CGM, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के केस में सेम काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर उसके बाद हमारी क्लासेस ऑफ कोर्ट्स हो गई ख़त्म। अब हमारे पास आ गए हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो हमारे क्रिमिनल केसेस हैं
उनको दो तरह से हम प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। जो हमारे सीरियस ऑफेंसेस हैं, जो FIR के बेस पे लॉन्च होते हैं, उनमें जो केस होगा वो होगा स्टेट वर्सेस जो भी अक्यूज्ड का नाम है, फॉर एग्जांपल राज, तो स्टेट वर्सेस राज। और अगर हमारा कंप्लेंट केस है तो वो होगा राज वर्सेस रोहित एट्सेट्रा। ठीक है, तो जो हमारे स्टेट केसेस होते हैं उनको प्रोसिक्यूट करते हैं PP, मतलब जिनको हम सरकारी वकील बोलते हैं। ठीक है, तो अब इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, क्या पार्ट्स होंगी, क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं सेक्शन 18 में। ठीक है, हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन भी देखी थी, वो थी सेक्शन 2 सब क्लॉज V में। ठीक है, तो आप इसके साथ लिख लो कि रेड विद सेक्शन 2 सब क्लॉज V फॉर विक्ट्री। तो सब क्लॉज से सब सेक्शन 1 सेज फॉर एवरी हाई कोर्ट the central government or the state government shall, after consultation with the high court, appoint a public prosecutor and may also appoint one or more additional public prosecutors for conducting in such court any prosecution, appeal or other proceeding on behalf of the central government or state government as the case may be। ठीक है, तो हाई कोर्ट के केस के लिए ये बता रहे हैं कि हाई कोर्ट में कैसे होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लो कि दिस सब क्लोज इज फॉर अपॉइंटमेंट इन हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट में जो हमारे क्रिमिनल केसेस चलेंगे तो उनमें कौन अपॉइंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। और किन चीज़ों के लिए करेगी, उस कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूशन के लिए, अपील के लिए और अदर प्रोसीडिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, प्रोवाइडेड, ये जो प्रोवाइजो है ये नहीं है, पहले नहीं थी। प्रोवाइडेड दैट फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल, आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, अपॉइंट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन। तो दिल्ली में अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट करना है तो वो कौन करेगी, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो जो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर है तो वो अपॉइंट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली के केस में ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है और इसमें जिस हाई कोर्ट को कंसल्ट किया जाएगा वो है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। फिर आ गया हमारे पास सबसेक्शन 2, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया। तो हाई कोर्ट के लिए तो हमने सबसेक्शन 1 बना दिया कि वहाँ पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर कुछ प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करना है तो हमने सब क्लॉज 1 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कर दिया। बट अब डिस्ट्रिक्ट में भी तो केसेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, तो वहाँ पर स्टेट के केसेस को कौन कंडक्ट करेगा, तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया में भी अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कर सकती है। फिर आ गया सब क्लॉज 3, फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड मे ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट। ठीक, तो सब क्लॉज 2 में था सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट करेगी, सबसेक्शन 3 में स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट करेगी। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इन्होंने बोला था सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और सबसेक्शन 3 में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए भी और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए भी। और फिर इसकी प्रोवाइजो आ गई, provided that the public prosecutor or additional public prosecutor appointed for one district may be appointed also to be a public prosecutor or an additional public prosecutor as the case may be for another district। तो स्टेट गवर्नमेंट के केस में ये भी हो सकता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने एक डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया है तो वो उसको अनदर डिस्ट्रिक्ट का भी चार्ज दे सकती है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होता, हमारे पास सफिशेंट PPs हैं, बट अगर ना हो तब ये चीज़ हो सकती है कि उनको अनदर डिस्ट्रिक्ट का भी चार्ज दे सकते हैं। फिर आ गया सबसेक्शन 4, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज प्रिपेयर अ पैनल ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन्स हु आर in his opinion fit to be appointed as public prosecutors or additional public prosecutors for the district।
तो उन्होंने बोल दिया कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो इन कंसल्टेशन विद जो सेशन जज हैं उनके साथ एक पैनल बनाएंगे एडवोकेट्स के नेम का, जो कि उनके ओपिनियन में फिट हैं टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और फिट फॉर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर दैट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम होगा वो उस डिस्ट्रिक्ट के जो सेशन जज होंगे उनके साथ कंसल्टेशन करके पैनल बना लेंगे एक, और उस पैनल में से फिर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कर देंगे। बट क्या है कि जो स्टेट्स हैं ना, उन्होंने अपने जो पब्लिक सर्विस रूल्स हैं उनमें अमेंडमेंट कर दी। तो अमेंडमेंट के बेस पे वो ये प्रोसीजर है जो इसको फॉलो नहीं कर रहे। वो क्या करते हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। जैसे पंजाब में भी और हरियाणा में भी यही चीज़ है कि जो एडीए के एग्ज़ाम्स हैं, इसको बोलते हैं हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, तो ये एग्ज़ाम होते हैं पीपी और एपीपी अपॉइंट करने के लिए। तो वो इस प्रोसीजर को अडॉप्ट ना करके उन्होंने अपना एक एग्ज़ामिनेशन का प्रोसीजर बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो आप एग्ज़ाम दोगे, उसको क्लियर करोगे, तब आपको जॉब मिलेंगी, और पैनल के बेस पे नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या देख लिया, सेक्शन 18 के सब क्लॉज 1 में है हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर। फिर हमने सब क्लॉज 2 में देख लिया डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, मे की पावर, कि वो चाहे तो करे, उसके पास कंपलसरी नहीं है कि वो करेगी ही अपॉइंट। सब सेक्शन 3 में है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन उसको लिए कहा गया कि शैल, तो स्टेट गवर्नमेंट तो पक्का अपॉइंट करेगी ही करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिप्शन है कि अगर उसे करनी है अपॉइंट तो करे, नहीं करना तो नहीं करेगी। ठीक है, तो अब ये हमने यहाँ पर देख लिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होंगे कौन कौन सी कोर्ट्स के लिए होंगे। एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए हो गए और एक हो गए हमारी हाई कोर्ट के लिए। बट अभी तक हमने डिस्ट्रिक्ट जो हमारे छोटे जुडिशल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी कोर्ट्स के लिए नहीं देखा कि उनकी कोर्ट्स में जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको कौन प्रोसिक्यूट करेगा, तो वो है नेक्स्ट सेक्शन में प्रोवाइडेड, सेक्शन 19 में। ठीक है, लेकिन अभी हम पहले सेक्शन 18 को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसेक्शन 5 सेज नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट as the public prosecutor or additional public prosecutor for the district unless his name appears in the panel of names prepared by district magistrate under subsection 4। तो उन्होंने बोल दिया कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को पीपी और एडिशनल पीपी अपॉइंट नहीं करेगी अगर उसका नाम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पैनल बनाया था उसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि जो हमारे पब्लिक सर्विस के रूल्स हैं ना, तो उनमें अमेंडमेंट करके हमने इसको ओवरराइड करा है। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज़ हमें यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ना था जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट स्पेशल अमेंडमेंट। फिर आ गया सबसेक्शन 6 notwithstanding anything contained in subsection 5 wherein a state there exists a regular cadre of prosecuting officers, the state government shall appoint a public prosecutor or additional pp only from among the persons constituting such cadre। तो अगर किसी कैडर किसी स्टेट में रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स एग्जिस्ट करता है तो जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है वो उसी कैडर में से पीपी और एपीपी को अपॉइंट करेगी। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि उत्तराखंड में है इस तरह से, तो हमारे यहाँ पंजाब में ऐसा नहीं चलता। उत्तराखंड में उन्होंने रेगुलर कैडर बनाए हुए हैं और वो उसी में से पीपी और एपीपी को अपॉइंट करते हैं। तो इन केसेस में क्या होगा कि जो रेगुलर कैडर होगा दैट इज़ अबव द पैनल, जो इन्होंने सेक्शन 4 में हमें प्रोसीजर बता दिया कि डीएम पैनल बनाएगा। तो अगर डीएम ने पैनल बनाया और किसी स्टेट में ऑलरेडी ही रेगुलर कैडर एग्जिस्ट कर रहा है तो जो अपॉइंटमेंट होगी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाले पैनल में से नहीं होगी, वो रेगुलर कैडर में से होगी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट वी आर इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट नो स्टेबल पर्सन इज अवेलेबल इन सच कैडर that government may appoint a person as public prosecutor or additional public prosecutor as the case may be from the panel of names prepared by district magistrate under subsection 4। तो इन्होंने प्रोवाइजो में बोल दिया कि चाहे हमारे पास रेगुलर कैडर है किसी स्टेट में, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि उनमें से कोई भी पर्सन सुटेबल ही नहीं है तो फिर वो क्या कर सकती है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पैनल बनाया था, जो लिस्ट बनाई थी, वो उसमें से भी किसी को पीपी और एपीपी अपॉइंट कर सकती है। फिर आ गई हमारे पास एक्सप्लेनेशन कि रेगुलर कैडर और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का क्या मतलब होगा, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का क्या मतलब होगा, तो ये आप अपने आप पढ़ लेना, इसमें कुछ भी समझाने का नहीं है। फिर आ गया सबसेक्शन 7
A person shall be eligible to be appointed as a PP or APP under subsection 1, 2, 3, 4, 6 only if he has been in practice as an advocate for not less than 7 years. ठीक है, तो इन सब सेक्शन में हमने जो पीपी और एपीपी अपॉइंट करे हैं तो उनके लिए यहाँ पर एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया कि वो कम से कम उनके पास 7 ईयर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए एज एन एडवोकेट। तो यहाँ पर लेकिन देखिए इन्होंने कोई एज का क्राइटेरिया नहीं बताया, एज कितनी भी हो सकती है लेकिन मिनिमम 7 ईयर्स की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर आ गया सबसेक्शन 8, द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट for the purpose of any case or class of cases a person who has been in practice as an advocate for not less than 10 years as special public prosecutor। तो ऊपर की जो क्वालिफिकेशन थी वो खाली पीपी और एपीपी के लिए थी। अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना है चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने करना है, लेकिन उसके लिए हमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए वो है 10 ईयर्स की। तो दैट पर्सन शुड बी इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 years, provided that the court may permit the victim to engage an advocate of his choice to assist the prosecution under this subsection। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो क्रिमिनल केस हैं उनमें जो प्रोसिक्यूशन होती है वो जो पीपी हैं वो करते हैं, ठीक है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो प्राइवेट एडवोकेट्स होते हैं वो भी तो विक्टिम ने इंगेज किए होते हैं, तो फिर वो कैसे होते हैं? तो वो जो पावर है वो यहीं से आ रही है इस प्रोवाइजो में से। यहाँ पर संहिता ने पावर दे दी कि जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, विक्टिम है, वो खुद का एडवोकेट इंगेज भी कर सकता है। लेकिन ये जो हम प्राइवेट एडवोकेट करेंगे इनकी जो पावर्स है वो कहाँ तक लिमिटेड है? टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन। तो ये क्या करते हैं, ये जो पीपी होते हैं उनको असिस्ट करते हैं, उनको रिप्लेस नहीं करते। ये नहीं है कि आप कहें कि जी विक्टिम ने खुद के एडवोकेट इंगेज कर लिए हैं तो अभी जो पीपी हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं हमारे, वो इस केस को प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे। पीपी तो करेंगे ही, उनकी तो ऑब्लिगेशन ही है, ठीक है, हमने इसीलिए तो उनको अपॉइंट किया है। लेकिन जो प्राइवेट एडवोकेट है वो उनको असिस्ट कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं इन दैट। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पीपी की, सेकेंडरी हो जाएगी जो हमारे विक्टिम ने प्राइवेट एडवोकेट जो इंगेज करे हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो है एक्चुअली। फिर आगे हमारे पास सबसेक्शन 9 कि फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 7 एंड सबसेक्शन 8 द पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्सन हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट और हैज़ रेंडर्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस संहिता सर्विस एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अदर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर by whatever name called shall be deemed to be the period during which such person has been in practice as an advocate। तो एक तो एडवोकेट आप अपनी खुद प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक है कि आप जॉब में आ गए हैं, आप पीपी हैं, एडिशनल पीपी हैं या असिस्टेंट पीपी हैं। तो क्या आपकी जो यहाँ पर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है 7 ईयर्स की और 10 ईयर्स की, तो क्या वो आपकी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस चाहिए, या अगर आप पीपी भी हैं इतने सालों से तो क्या वो भी काउंट होगी? तो इन्होंने क्लैरिटी के लिए बता दिया कि चाहे आपके ये जो 7 ईयर्स है एडवोकेसी के, वो चाहे आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस थी, चाहे आपकी एज अ पीपी थी, एपीपी थी, तो वो भी काउंट होगी। फिर सेक्शन 18 हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। तो सबसेक्शन 1 से द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट 1 और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशंस इन द कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। ठीक है, तो जो हमारी हाई कोर्ट थी और हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी उनके लिए हम अपॉइंट कर रहे थे पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं हमारे कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स के लिए, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। तो ये आपको क्लासेस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी ध्यान में रखनी है कि हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सेशन कोर्ट है वहाँ पर होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। ऑन द अदर हैंड इन द कोर्ट्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट्स which are subordinate to the high court as well as to the session court, then in those courts we have assistant public prosecutors। तो सबसेक्शन 1 में इनको अपॉइंट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, और ये क्या है, शेल, कि स्टेट गवर्नमेंट मैंडेटरली करेगी ही अपॉइंट। फिर सबसेक्शन 2 में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पास पावर है वो है उसकी मर्जी है, वो करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक। ओके,
फिर आगे सबसेक्शन 3, विदाउट प्रेजुडिस to provisions contained in subsection 1 and 2 where no assistant public prosecutor is available for the purpose of any particular case. The district magistrate may appoint any other person to be assistant public prosecutor in charge of that case after giving notice of 14 days to the state government. तो अगर मान लीजिए कि कोई भी असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है, ना तो वो अवेलेबल है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है, ना वो अवेलेबल है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है, तो जो उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे वो क्या है, किसी और पर्सन को अपॉइंट कर देंगे एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज इन चार्ज ऑफ दैट केस. सो ये किसी पर्टिकुलर केस के लिए ही होंगे एंड नॉट अदरवाइज. लेकिन इसमें इन्होंने भी एक न्यू रिक्वायरमेंट ऐड करी है. वो क्या है कि इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को स्टेट गवर्नमेंट को 14 डेज़ का नोटिस देना होगा. ठीक है, तो अगर आप ये नोटिस नहीं देते हो पहले, तब आप किसी भी पर्सन को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं कर सकते. और देखिए यहाँ पर इन्होंने एनी पर्सन लिखा है, तो दिस पर्सन कैन बी एनी पर्सन. लेकिन अभी इसकी प्रोवाइजो पढ़ लेते हैं. उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी उन्होंने कि ये एनी पर्सन कौन होगा. तो प्रोवाइडेड दैट नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ़ ही. तो हम पब्लिक जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं लगाएंगे अगर वो इन नीचे वाली दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को उन पे एप्लीकेबल हो रही है. पहली, हैज़ टेकन पार्ट इन इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस विद रिस्पेक्ट टू विच द अक्यूज्ड इज बीइंग प्रोसिक्यूटर. तो हमें जिस केस में पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना है, अगर उसी पुलिस ऑफिसर ने उस केस की इन्वेस्टिगेशन करी हुई है, ठीक है, तो फिर उस पुलिस ऑफिसर को हम असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं लगाएंगे. फॉर एग्जांपल देयर आर 2 पुलिस ऑफिसर्स. एक ने उस केस में इन्वेस्टिगेशन करी जिस केस में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना है, तो हम उस पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट नहीं करेंगे. जो अदर पुलिस ऑफिसर हैं उनको अपॉइंट कर देंगे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ पुलिस ऑफिसर ही अपॉइंट होगा. यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर पुलिस ऑफिसर को करेंगे तो उन पे कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी. ठीक है, दिस पर्सन कैन बी पुलिस ऑफिसर एज वेल एज अदर पर्सन. तो पुलिस ऑफिसर केस में जो सेकेंड रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है कि दैट पर्सन शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर. तो जिसको हम असिस्टेंट पीपी लगाएंगे वो कम से कम इंस्पेक्टर के लेवल का हो या उससे अबव हो. ओके, तो ये आपको ये जो दोनों रिक्वायरमेंट्स हैं इनको हाईलाइट कर लो, इनको ध्यान रखना है. फिर हमारे पास आ गई डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन. तो ये बड़ा सेक्शन है, इसको हम कल स्टार्ट कर लेंगे और ये एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ऐसे फटाफट ख़त्म भी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ना नोट करने के लिए हैं. कुछ चेंजेस भी आए हैं तो उन चेंजेस को भी नोट डाउन करेंगे. सो थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे.